गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं, लेसन नंबर फर्स्ट है हमारा हिस्ट्री का, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म। जैसे कि हमने लेसन नंबर इससे जो नेक्स्ट है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया वाला पढ़ा है, तो उसमें हमने पढ़ा है कि नेशनलिज्म मीन्स व्हेन द पीपल ऑफ ए कंट्री feel that they belong to same nation, when the people feel proud of about their nation, when people have good and patriotic feelings in their heart towards their nation. This type of feelings are known as nationalism. यूरोप में 18th और 19th सेंचुरी में जो कंट्रीज़ थे वो यू कैन से दैट दे वर स्कैटर्ड in the different types of kingdoms, and they have their different traditions, customs or languages, or you can say that they have no national identity. In this lesson we are going to discuss how the feelings of nationalism were created in the nations of Europe, the unification of Italy, the unification of Germany, and the role of French Revolution to create patriotic or nationalism feelings in the heart of peoples of Europe. The beginning, or you can say that the starting of the lesson is with a picture that is created by the Frederick Chorou, that was a artist, and in this picture the peoples have their national flags in their hand, and they are going to the Statue of Liberty, or you can say that they have feelings of national identity towards their nation. So in the beginning of this lesson we are going to discuss the change during the 1789, or you can say that the role of French Revolution to develop the patriotic feelings in the hearts of the people. ये देखना चाहिए नीचे करके। ये first is that France was under absolute monarchy. We have already discussed, or we have already studied in 9th class that in you can say before 1789 the French was under the Louis XVI, that was a absolute monarch. Absolute monarch means there were no limitations on his power. After that the revolution transferred the government power of ruling power from monarchy to French people or its citizens. फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में जो रूलिंग पावर है वो फ्रेंच मोनार्च से एक नेशनल असेंबली को ट्रांसफ़र कर दी गई, और यू कैन से दैट द नेशनल असेंबली रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ फ्रांस. आफ्टर दैट द आइडियल्स लाइक द ला पैट्री, द फादरलैंड, एंड द ला सिटोयन, द सिटीजन्स वर अडोप्टेड. अब जो कुछ न्यू आइडियाज़ आए, ला पैट्री एक फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मतलब होता है कि द फादरलैंड, और इसके बाद में सिटोयन का मतलब होता है द सिटीजन्स. दीज वर द न्यू वर्ड्स दैट वर यूज्ड आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन. आफ्टर दैट द रॉयल फ्लैग वाज रिप्लेस्ड बाय द न्यू फ्रेंच फ्लैग. जो रॉयल फ्लैग दैट वाज ए सिंबल ऑफ रॉयल पावर, उसको रिप्लेस करके अब फ्रांस ने अपना एक न्यू फ्रेंच फ्लैग अडोप्ट कर लिया था. आफ्टर दैट फ्रेंच बिकेम द नेशनल लैंग्वेज. इसके बाद में ये फ्रांस की कुछ नेशनल आइडेंटिटीज़ जो डेवलप हुई थी उसमें सबसे पहले है कि द फ्रेंच लैंग्वेज बिकेम द नेशनल लैंग्वेज. यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स वर अडोप्टेड. एक जैसे माप तोल के जो क्राइटेरियाज हैं वो अडोप्ट किए गए. एबोलिशमेंट ऑफ इंटरनल कस्टम्स, ड्यूटीज़ एंड ड्यूज विद इन द स्टेट्स और विद इन द कंट्री. जो कस्टम ड्यूटीज़ टैक्सेज जो थे और जो मैनोरियल ड्यूज थे, देवर एबोलिस्ड, उनको ख़त्म कर दिया गया. ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज एस्टेब्लिश्ड. एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया, एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया जिसके
अंडर जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था। नेशनल असेंबली वाज रीनेम्ड ऑफ ए स्टेट जर्नल विच वाज इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स। अब नेशनल असेंबली है उसको एक नया नाम दिया गया स्टेट जर्नल की बजाय, विच वाज इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स, जो कि नागरिकों के द्वारा चुनी जाती थी। और यू कैन से दैट द मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली वर इलेक्टेड बाय द सिटीजन। आफ्टर दैट द एज ऑफ नेपोलियन, or you can say that what were the new changes, or you can say what were the new laws that were made by Napoleon. Napoleon was born in 1769 and he was died in 1821. He became the ruler of France from 1799 to 1815. 1799 से 1815 तक वो फ्रांस का शासक रहा और became the first काउंसिल बाय अज्यूमिंग एब्सोल्यूट पावर्स, और ये भी एक एब्सोल्यूट रूलर था। यू कैन से दैट देयर वाज नो लिमिटेशंस ऑन हिज पावर। आफ्टर दैट नेपोलिक कोड 1804 और सिविल कोड, ये एक नया कानून जो 1804 में नेपोलियन ने पास किया था, इसको नेपोलिक कोड या सिविल कोड के नाम से जाना जाता है। इसके प्रोविजंस क्या क्या थे? सबसे पहला था सिंप्लीफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स जो थे, प्रशासनिक विभाजन, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, उनका इसने सिंप्लीफिकेशन कर दिया यानी इजी बना दिया। आफ्टर दैट राइट टू प्रॉपर्टी फॉर फ्रेंच सिटीजन्स। राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट माना गया एंड इट वाज गिवन टू द फ्रेंच सिटीजन्स। आफ्टर दैट एबोलिशमेंट ऑफ ऑल प्रिविलेज। Privilege means some special rights that were given to the people of that people that belong to the first and second estate. You can say that the clergy and nobility that were based on the birthright, or you can say that privilege that were based on the birthrights that were given to the फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट्स पर्सन्स दैट वर एबोलिस्ड, उनको ख़त्म कर दिया गया। आफ्टर दैट इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने सभी को बराबर माना गया। और यू कैन से दैट इक्वलिटी बिफोर द लॉ वाज एस्टेब्लिश्ड। आफ्टर दैट रिमूव्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द गिल्ड्स इन टाउन्स। गिल्ड्स वर द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स। तो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स की जो एसोसिएशन थी, जो यूनियंस थी, जिनको गिल्ड्स कहा जाता था, उन पर रेस्ट्रिक्शंस यानी प्रतिबंध जो भी लगे हुए थे वो सब हटा लिए गए। आफ्टर दैट एबोलिशमेंट ऑफ द फेडरल सिस्टम एंड सर्फडोम। सर्फडोम का मतलब होता है कि द पीपल दैट वर एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ एंड दे वर ट्रीटेड एज ए स्लेव, यानी कृषि दास था। अब जो फेडरल ड्यूज यानी सामंती सिस्टम जो था, जो लैंडलॉर्ड्स थे जिनके अंडर में बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी, तो इस फेडरल सिस्टम को और सर्फडोम कृषि दासता को ख़त्म कर दिया गया। देयर वाज एन इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया गया। थैंक यू, हैव ए नाइस।